नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में जहां हमने भाषा, लिपि एवं भाषा का उद्गम, विचार और हिंदी भाषा का इतिहास आदि के बारे में जाना, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वार्ता शास्त्र इत्यादि जो कुछ बातें होती हैं उनके बारे में। जैसे कि वार्ता किसे कहते हैं, शास्त्र क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो वार्ता को सबसे पहले समझ लेते हैं कि वार्ता वह वाङ्मय है जिसमें अर्थ का महत्व शब्द से अधिक होता है। जो अर्थ होता है वार्ता का, उसका जो महत्व होता है वह शब्द से अधिक होता है। लौकिक जीवन की बातचीत और लोक साहित्य में ऐसा ही दिखता है। जैसे हम मुहावरों के रूप में अगर बात करते हैं कि वार्ता जब बातचीत करते हैं तो उसका लोक साहित्य में जो स्थान होता है तो वह मुहावरों आदि के माध्यम से होता है। जैसे नाकों चने चबाना, दांत खट्टे करना, तो इत्यादि अर्थ की प्रधानता पर आधारित जो वार्ता होती है वही क्या है, लोक साहित्य में बातचीत कहलाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कि शास्त्र क्या है। देखिए, शास्त्र जो होता है कि वाङ्मय का वह हिस्सा जिसमें शब्द का महत्व अर्थ से बहुत अधिक होता है। इसमें शब्द का जरा सा परिवर्तन अर्थ को क्षति पहुंचा देता है, या क्षति पहुंचाता है, या नुकसान। क्षति मतलब नुकसान पहुंचाता है। वैज्ञानिक विषयों का वाङ्मय इसी का उदाहरण है। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक विषय जो होते हैं, जैसे कोई भी शास्त्रार्थ जो बहुत सारे, जैसे रामायण, महाभारत आदि जो विषय होते हैं, उनमें शब्द का महत्व अर्थ से अधिक होता है। तो एक तरह का जो परिवर्तन है वह उसके अर्थ को ही क्षति पहुंचाता है, इसीलिए वह शास्त्र कहलाता है। देखिए, जैसे साहित्य और काव्य में क्या है कि यह इन दोनों से अलग इस अर्थ में है कि यहाँ शब्द और अर्थ दोनों में से कुछ भी अत्यंत गौण नहीं होता। गौण का मतलब होता है प्रमुख नहीं होता। इसमें शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं तथा उनमें महत्व हेतु परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है, या कह सकते हैं होड़। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है होड़ होती है। आधुनिक साहित्य, या कह सकते हैं आधुनिक काल में साहित्य शब्द का अर्थ बदलने लगा है, और अब साहित्य सिर्फ कला या विकास की वस्तु नहीं रहा, बल्कि समाज के यथार्थ से जुड़ने लगा है। यहाँ का साहित्य अर्थ समाज का व्यापक हित है। इस शब्द के अनुसार साहित्य वही रचना है जो समाज के व्यापक हित को ध्यान में रखकर की गई है। अर्थात कोई भी व्यक्ति मान लो साहित्य की रचना करना चाहता है ना, साहित्य लिखना चाहता है, जैसे हिंदी साहित्य है ना, अंग्रेजी साहित्य, या और भी कोई भी विषय का साहित्य अगर लिखना चाहता है तो वह जो लिखावट होती है वह समाज के एक व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर उसके हित को ध्यान में रख करके लिखा गया साहित्य होता है। और इन दोनों परिभाषाओं में, साहित्य की बताई हुई विशेषताओं में एक और विशेषता है सौंदर्य और रमणीयता। या कह सकते हैं कि साहित्य में सौंदर्य का होना अनिवार्य है तथा रमणीयता भी होनी अनिवार्य है। साहित्यिक रचना सौंदर्य से उक्त होती है। जो साहित्यिक रचना होती है उसमें सौंदर्य अवश्य पाया जाता है, जो हमारे चित्त मतलब मन को प्रभावित करती है। जो साहित्यिक रचना होती है वह हमारे मन को प्रभावित करती है। इन सभी लक्षणों के आधार पर साहित्य की परिभाषा देने का प्रयास किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि साहित्य वाङ्मय का वह रूप है जिसमें सौंदर्य के साथ समाज के व्यापक हित की भावना विद्यमान होती है तथा जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के महत्व में प्रतिस्पर्धा लगी रहती है, वही कहलाता है साहित्य।
जैसे देखिए, जैसे काव्य होता है, तो काव्य क्या है? एक तरह का लिखा गया साहित्य होता है। काव्य रचना जो होती है वह साहित्य में ही लिखी जाती है। तो काव्य जो होता है, एक तो प्रबंध काव्य होता है और एक मुक्तक काव्य होता है। जो महाकाव्य और खंड काव्य जो होते हैं, तो महाकाव्य में पूर्व पर संबंध रहता है और खंड काव्य एक छोटी रचना होती है, कह सकते हैं। आइए समझते हैं प्रबंध काव्य क्या होता है। कि प्रबंध काव्य महाकाव्य के नियम या कह सकते हैं पारंपरिक नियम हैं इसके। तो महाकाव्य का नायक जो होता है या हीरो जिसको बोलते हैं, धीरोदत्त या दात होना चाहिए। धीरोदत्त मतलब कह सकते हैं महाकाव्य का नायक जो है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। जैसे आपने पिक्चरों में या फिल्मों में देखा होगा, तो एक हीरो जो होता है ना, उसी पर सारा फोकस होता है। उसी प्रकार से जो रचना होती है महाकाव्य आदि की, उसमें भी नायक पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, चारों पुरुषार्थों का वर्णन एक महाकाव्य या प्रबंध काव्य में होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो पुरुषार्थ हैं चार, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वहीं तीसरा जो पॉइंट है, छंदों की विविधता होनी चाहिए। एक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए और उसी सर्ग का अंतिम छंद अलग होना चाहिए। छंदों की वैविध्य या विविधता होनी चाहिए और एक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए। मतलब एक सर्ग, जैसे मान लो कोई भी एक महाकाव्य या प्रबंध काव्य है, उसमें 7 सर्ग हैं, ठीक है। तो 7 सर्गों में क्या है, जो एक सर्ग होगा 7 में से, उसमें एक ही छंद का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है और उसी सर्ग का अंतिम छंद अलग होना चाहिए। मान लो एक छंद तो एक सर्ग में होगा ही होगा, लेकिन अंतिम जो छंद होगी वह भी अलग होगी। नेक्स्ट, रचना की शुरुआत में मंगलाचरण होना चाहिए। जो भी रचना रची हुई है, मंगलाचरण, जैसे आपने रामायण एक महाकाव्य है, ठीक है। रामायण क्या है? एक महाकाव्य है और उसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक मंगलाचरण स्तुति होती है, या कह सकते हैं कोई भी शुभ कार्य करने से पहले उसको गाया जाता है। तो उसी प्रकार से रामायण में जो लिखी हुई पंक्तियां हैं, 2 चौपाई और सोरठा हैं कुछ, तो एक मंगलाचरण के रूप में वहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट होता है, सज्जन की प्रशंसा और दुर्जन की निंदा होना चाहिए। मान लो कि सज्जन पुरुष, जैसे रामायण में राम, और दुर्जन माना गया रामायण में रावण को, तो उनकी उसकी निंदा की गई और राम की प्रशंसा की गई। उसी प्रकार से छठवां पॉइंट जो है, समाज या संस्कृति का संपूर्ण चित्रण होना चाहिए। जहाँ जिस समाज की बात कर रहे हैं या जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, उसका संपूर्ण चित्रण या वर्णन वहाँ पर किया गया, एक महाकाव्य या प्रबंध काव्य। वहीं रचना में 8 या अधिक सर्ग होना चाहिए। 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए, मतलब 7 सर्ग नहीं हो सकते, 8 या 8 से ज़्यादा ही सर्ग वहाँ पर होना अनिवार्य है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट जो है, पढ़ने वाले को पाठक नैतिक रूप से उत्कर्ष होना चाहिए, या सर्ग अध्याय होने चाहिए वहाँ पर। मतलब एक तरह से नैतिकता का बोध वहाँ पर देखने को मिलता है। तो आई होप मैं समझा रहा हूँ कि आप कोई भी अगर साहित्य की रचना चाहते हैं, या कह सकते हैं महाकाव्य या प्रबंध काव्य लिखना चाहते हैं, तो इन पॉइंटों का होना अनिवार्य है, तभी एक महाकाव्य या प्रबंध काव्य आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, महाकाव्य के कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लो उदात्त या महत्वपूर्ण कथानक उसका होना चाहिए, उदात्त भाव होना चाहिए, उदात्त उसका चरित्र होना चाहिए, उदात्त कार्य होने चाहिए। जैसे अंतिम भाग में गरिमा होनी चाहिए। और 5वां पॉइंट है, उदात्त शैली होनी चाहिए। मतलब शैली मतलब तरीका। तो इस प्रकार से उसके नियम
में बंधा हुआ एक महाकाव्य होता है। अब भाई देखो, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाकाव्य के कितने तत्व होते हैं, तो 4 प्रकार के महाकाव्य के तत्व माने गए हैं। सबसे पहला है भाव प्रधान, जैसे कामायनी का जयशंकर प्रसाद जो एक नाटक है या कह सकते हैं महाकाव्य है, तो वह एक भाव प्रधान क्या है, भाव प्रधान महाकाव्य रचा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। कौन सा? कामायनी। या कामायनी रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। दूसरा है चरित्र प्रधान, जैसे चरित्र के ऊपर वर्णन है, तो किसके चरित्र के ऊपर? तुलसीदास जी ने वर्णन किया रामचरितमानस में, तो राम जी के ऊपर। तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। तो जो कि चरित्र प्रधान एक महाकाव्य है। यहाँ पर महाकाव्य की हम बात कर रहे हैं। तीसरा होता है वर्णन प्रधान, जहाँ के वर्णन को विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे केशवदास की जो रामचंद्र का है वह वर्णन प्रधान है। क्या है? वर्णन प्रधान। केशवदास की एक रचना है रामचंद्र का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है उनकी। तो सबसे अच्छे महाकाव्य जो होते हैं चरित्र प्रधान महाकाव्य माने जाते हैं। अगर महाकाव्यों में 4 प्रकार के जो तत्व होते हैं, तो उसमें जो तत्व है चरित्र प्रधान महाकाव्य सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे कि हम रामायण रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा जो रचित है, वह लिखी गई है, तो वह सबसे अच्छी है और भारत के लोगों द्वारा अधिकांशतः पढ़ी देखी जाती है ना। चौथा होता है घटना प्रधान। घटना प्रधान क्या होता है? जैसे पृथ्वीराज रासो जो चंद बड़दाई द्वारा रचित है। चंद बड़दाई एक कवि थे, चंद बड़दाई, उनके द्वारा यह जो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जो कि एक घटना विशेष को लेकर के रचा गया। नेक्स्ट बात करते हैं खंड काव्य की। देखिए खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य जो होता है, अब बात कर रहे हैं कि अगर महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपको देखने को मिले कि महाकाव्य क्या है और खंड काव्य क्या है, तो महाकाव्य के बारे में हम पढ़ चुके। नेक्स्ट है खंड काव्य, तो एक पक्ष को लेकर चलता है, जैसे किसी एक व्यक्ति को या एक घटना को या एक स्थिति को। तो यह व्यक्ति या एक पक्ष पर ही केंद्रित होते हैं, ना कि समाज पर। मतलब महाकाव्य में क्या एक पूरे समाज के हित को देखा जा रहा था, वहीं खंड काव्य में क्या है कि यह एक व्यक्ति या एक पक्ष पर ही केंद्रित होता है। ऐसी स्थिति में कविता के लिए सिर्फ भावों का है क्षेत्र बचा। द्विविध युग के कवि इस चुनौती को नहीं समझ सके, इसलिए कविताओं में विचारों और वर्णनों की प्रस्तुति करके गद्य से लोहा लेते रहे, और इस प्रक्रिया में कविता को लाभ तो नहीं हुआ, बल्कि उनकी कविताएं अपने स्वरूप में गद्यात्मक तथा इतिवृत्तात्मक हो गई थीं। छायावाद के कवियों ने बदलते हुए समय की नब्ज को पहचाना, कविता के स्वरूप में संशोधन किया, और उन्होंने मुख्यतः गीत और प्रगीत, यहाँ पर गलत दिया हुआ है प्रगति, प्रगीत होता है, तो अभी इनके बारे में हम बात करेंगे कि गीत किसे कहते हैं, प्रगीत किसे कहते हैं। तो गीत और प्रगीत लिखे तो तीव्र भावनाओं के बाहर थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने पारंपरिक प्रबंध काव्यों के इतिवृत्तात्मकता प्रसंगों को कम करते हुए भावात्मक प्रसंगों को बनाए रखते हुए ऐसी कविताएं रची जो आकार में पुराने प्रबंध काव्यों से आकार में छोटी थीं, किंतु मुक्तक कविताओं से लंबी थीं। कोई उपयुक्त नाम न मिलने के कारण उस समय इन्हें लंबी कविता कह दिया गया, और यही नाम आज तक प्रचलित है। एक तरह से खंड काव्य एक लंबी कविता भी कह दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य बात जो है नोट करने लायक क्या है कि एक तो आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ जो कि स्वयं पर होते हैं, वस्तुनिष्ठ वस्तु पर निर्भर और सभी के लिए समान, तथ्य जो होते हैं जिसे मानने के लिए सभी बाध्य हो जाएं, वह तथ्य होते हैं। एक आदेश अनुसारी होता है, अर्थात केवल एक पक्ष को लेकर चलता है, जैसे किसी व्यक्ति, घटना, काल या स्थिति को लेकर के।
इसमें छंद परिवर्तन जरूरी नहीं होता। जैसे कि महाकाव्य में हमने देखा था कि एक सर्ग में एक ही छंद और अंतिम छंद जो होगा वह भी अलग होगा। तो यहाँ पर गद्य का जो खंड काव्य हैं उनकी अगर बात करें हम, तो जयद्रथ वध जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है एक खंड काव्य है। वहीं भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी का यह भी एक खंड काव्य माना जाता है। अब देखिए गद्य काव्य और पद्य काव्य क्या होते हैं। गद्य पद्य जो रचनाएं मिलती हैं वह क्या होती हैं कि ऐसा काव्य जो विस्तारपूर्ण व्यास शैली में लिखा जाता है जिसमें गेयता नहीं होती, अर्थात जिसको गाया ना जा सके, गद्य काव्य कहलाता है। जिसका विस्तार पूर्ण व्यास शैली में होता है। ठीक है, जैसे उपन्यास हो गई, कहानी हो गई, नाटक हो गए, निबंध, एकांकी, है ना, और गद्य की विधा, ये सब क्या होते हैं, गद्य काव्य कहलाते हैं। वहीं पद्य काव्य क्या होता है कि इसमें मुख्यतः भावनाओं से प्रभावित होकर जो लिखा जाता है, अर्थात इसमें गेयता होती है और संगीतात्मकता होती है, वही क्या कहलाता है, पद्य काव्य कहलाता है। जैसे गीत, प्रगीत, पहेली, मुकरी, ढकोसला, है ना। तो इन सब के बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या है पढ़ेंगे, जानेंगे कि गीत किसे कहते हैं, प्रगीत किसे कहते हैं, पहेली क्या है, मुकरी क्या है और ढकोसला क्या होता है। अभी बात कर रहे हैं क्या, काव्य के बारे में। हमने पढ़ा एक महाकाव्य, फिर खंड काव्य, तीसरा है गद्य, चौथा पद्य काव्य, और एक होता है जो मुक्तक काव्य, चंपू काव्य भी होता है। चंपू काव्य क्या होता है, देखिए कि गद्य और पद्य काव्य की मिश्रित शैली को ही चंपू काव्य कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि चंपू काव्य क्या होता है कभी कभी। तो गद्य पद्य मिश्रित रचना क्या कहलाती है, चंपू काव्य कहलाती है ना। मुक्तक काव्य के जो भेद होते हैं, मुक्तक काव्य के जो भेद होते हैं उनमें ही आते हैं ये गीत, प्रगीत, पहेली, मुकरी और ढकोसला। तो इनको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।